गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। दिख रहा है अनुष्का? हम्म, हाँ, इसको ठीक है अभी। दिख रहा है? चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू अवर सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.2, द फाइनल पार्ट। टोटल 18 क्वेश्चंस में से हमने 10 तो कर लिए हैं, और मैं सबसे मेन चीज करना सीख गए हैं। तो करना सीख गए हैं तो बाकी के क्वेश्चंस तो जल्दी जल्दी, बस कुछ एक आध क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट पैटर्न के आपको लगेंगे, बाकी वही है, रेडियस के रेफरेंस में वॉल्यूम चेंज करो, सरफेस एरिया चेंज करो, वही सब कुछ है। तो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 6.1 पार्ट 2। तो इस पूरे चैप्टर की सबसे इजी एक्सरसाइज यही है वैसे देखा जाए तो, इस चैप्टर की। ठीक है। और टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स भी इजी है, लेकिन अब वो कट गया। चलो एक्सेस क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y equal to x cube plus 2, and the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। क्वेश्चन समझ में आया? हम्म। हम्म। क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया? तो स्कूल में कर रखी है ना ये एक्सरसाइज, तो आपने तो कहा मुझे आता है रेट ऑफ चेंज। हाँ। हम्म। टाइम्स चेंज होता है फिर रेस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट के, तो अपन को इस वैल्यू में पुट करके बताना है कि वो कितने टाइम्स निकलेगा, कितने टाइम मूव करेगा। पॉइंट्स निकालने हमको, क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द पॉइंट्स। पहले तो आप फाइंड द पॉइंट से पहले वाली लाइन पढ़ो। पहली लाइन का क्या मीनिंग है? ए पार्टिकल, पार्टिकल मतलब साइंटिफिकली कहे तो कोई भी कण। ठीक है, मैथमेटिकली करें कहें तो पार्टिकल मतलब पॉइंट। तो एक पॉइंट मूव करता है। अब पॉइंट कैसे मूव कर सकता है? इन ए स्ट्रेट लाइन और इन ए कर्व। देयर आर ओनली टू ऑप्शंस। तो वो कर्व पे मूव कर रहा है। कैसे पता चला ये कर्व है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन की लीनियर इक्वेशन बनती है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो ये किसी कर्व पे मूव कर रहा है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं एग्जैक्टली वही कर्व बनाऊं जो ये है। अंदाजे से आप चाहो तो बना सकते हो। देखो एक्स क्यूब वाला जो कर्व होता है ना, वो हमेशा ऐसा बनता है, अगर आपको थोड़ा सा याद है तो, है ना। अब एक्स क्यूब में दो और जोड़ दिए इसने, तो दो ऊपर पहुंचा दो, थोड़ा सा टू ऊपर पहुंचा दो, है ना। तो लगभग अंदाजे से मैं कह सकता हूँ कि इस टाइप का कोई कर्व बन होगा ये। ठीक है, ये एक्स वाई इक्वल टू 2 है ना। ठीक है। और अगर हम एग्जैक्ट ना भी बनाए, फिगर भी ना भी बनाए तो भी चलेगा इस क्वेश्चन में। पर ये मैं आपको भाई उस क्वेश्चन में क्या हो रहा है वो समझाने के लिए फिगर बना रहा हूँ। एग्जैक्टली इसका ये कर्व है, मेरी गारंटी नहीं है। हाँ, एक एक पॉइंट निकाल के देखना पड़े, ये केवल समझाने के लिए। सो अब इस पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। लेट से पार्टिकल पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था। तो आप देखो, एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे उसका वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है ना। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो एक्स कोऑर्डिनेट की बढ़ने की कुछ स्पीड रही होगी, वाई कोऑर्डिनेट की बढ़ने की भी कुछ स्पीड रही होगी। ये क्या कह रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट के बढ़ने की स्पीड 8 टाइम्स है एक्स कोऑर्डिनेट की बढ़ने, फास्ट चेंज होने की स्पीड। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है ना, 8 गुना उससे फास्ट चेंज होता है। वाई कोऑर्डिनेट 8 गुना फास्ट चेंज होता है, जितना कि एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है। एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, बट वो 8 गुना से फास्ट चेंज। समझ गए? क्लियर है? ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। और अब आपको क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, नहीं नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इस कर्व पे ऐसे कितने पॉइंट या पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स कह रहा है ना, पॉइंट हो यानी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताओ उन पॉइंट्स के, जिन पॉइंट्स पर ये काम होता है कि 8 गुना तेज चेंज होता है। जैसे जैसे कि इस पॉइंट पे आप चेक करो। जैसे ये इधर है ना। तो अगर मैं हल्का सा इंस्टेंटेनियसली आगे जाऊंगा एक्स के, मतलब एच की वैल्यू जीरो लेके, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो लेके आगे जाऊंगा, तो वाई की वैल्यू हल्की सी बढ़ गई। तो लगभग लगभग जितना एक्स बदला उतना ही वाई बदला। 8 गुना काम नहीं बदला ना। लेकिन थोड़ा सा आगे चलो, अब यहाँ पे वाई थोड़ा, एक्स थोड़ा कम बदल रहा है, वाई थोड़ा ज्यादा बदल रहा है। फिर थोड़ा आगे चलो, यहाँ पर एक्स थोड़ा कम बदल रहा है, वाई थोड़ा ज्यादा बदल। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, तो पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जिसमें एक्स थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन वाई बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे 8 गुना चेंज हो रहा है? ऐसा कौन सा पॉइंट है, या पॉइंट्स हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जहां पे वाई के चेंज होने की स्पीड एक्स के चेंज होने की स्पीड से 8 गुना है? समझ में आया? क्लियर है? क्यों? मुझे एक चीज बताओ बच्चे। एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ही ले लो एग्जाम्पल। एक्स की वैल्यू बोलना 1 रखी तो वाई की वैल्यू कितनी हुई? 1। एक्स की वैल्यू 2 रखी तो, एक्स की वैल्यू 3 रखी तो, एक्स की वैल्यू 4 रखी तो,
ये देखो एपी में बढ़ रहा है और उसकी स्पीड देखो जरा, रॉकेट जा रही है। और अभी तो क्यूब भी हो सकता है, अभी तो पावर 4 भी हो सकता है, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं कि एक्स, ये मैंने क्या कहा, मैंने रफ फिगर बनाया तो इसलिए इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया। बाकी एक्स क्यूब है तो ऑब्वियसली एक्स क्यूब, अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टीपर होता है, बिल्कुल ऐसे ऊपर रॉकेट स्पीड में जाता है। ठीक है। और वैसे इस चैप्टर के लिहाज से ये सोचना मेरा काम नहीं है कि किस वो इसका कर्व कैसा होगा, अभी तो अपन रेट ऑफ चेंज के नजरिए से देखेंगे। तो वो पॉइंट्स निकालने आपको एक्स इस पे, एक्स एक्सिस पे नहीं, इस कर्व पे वो पॉइंट्स निकालने जहां पर वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट से 8 गुना तेज चेंज हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक ये, ओके। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, समझ में तो आ गया। फिगर आप बनाओ तो ठीक, नहीं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम कहेंगे here it is given that a particle moves along the curve 6y equal to x cube plus 2, ये लिख देंगे हम, लिख दिया। अब वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे y कोऑर्डिनेट की चेंज होने की स्पीड, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू क्या ये नहीं दे रखा, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो y कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम बदलेगा, उसको dy बाई डी टी कहेंगे। और x कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम बदलेगा, उसको dx बाई डी टी कहेंगे। अब ये स्पीड इस स्पीड की 8 गुना है, ओके। ये गिवन इंफॉर्मेशन हो गई। अब dy बाई डी टी और dx बाई डी टी, सर ये एक्सप्रेशन कहां से पैदा करूं? अगर मैं इस कर्व को विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड्स, तो इधर से dy बाई डी टी निकल के आ जाएगा और उधर से dx बाई डी टी निकल के। इस वाले कर्व को अगर मैं विथ बोथ, ये रिलेशन ही तो है, y और x का रिलेशन ही तो है। तो एक तरीके फंक्शन क्या होता है, y और x का रिलेशन ही तो होता है। तो उसको मैं बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t अगर डिफरेंशिएट कर दूं, तो फ्रॉम LHS पार्ट आई विल गेट द टर्म dy बाई डी टी, एंड फ्रॉम RHS पार्ट। एनी प्रॉब्लम्स? बोलो। क्वेश्चन नंबर, जैसे कि इसमें दे कुछ रहा है और निकालना कुछ रहा है। तो यही तो है प्रोबेबिलिटी। Soumya ये will तो commit कितना the गंदा है। probability that Soumya will commit a fraud is 3/5। सौम्या फ्रॉड करने की करेगी, इसकी संभावना 3/5 है। प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी कॉट, मतलब फ्रॉड करते हुए पकड़ी जाएगी, इसकी संभावना 1/2 है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ हर गोइंग टू जेल, तो उसके जेल जाने की क्या संभावना है? देखो जेल कब जाएगी, जब नहीं, जब दोनों काम होंगे। पकड़ी, जब फ्रॉड करेगी, देखो दो चीजें, फ्रॉड करना नहीं करना, दूसरा एक्शन पकड़े जाना नहीं पकड़े जाना। जेल जाने के लिए फ्रॉड करना भी जरूरी है, पकड़े जाना भी जरूरी है। तो आप दोनों का इंटरसेक्शन करो, समझ गए? इंटरसेक्शन में अपन क्या करते हैं वो सोचना है आपको, ठीक है। इतना इजी सा तो क्वेश्चन है, पढ़ते ही आंसर आ गया। चलो ठीक है, 6y = x³ + 2। नाम आपके इसलिए लिखे जाते हैं, आपके पेपर्स में भी होंगे नाम, ताकि आप अपने मतलब आप उसको अलग ना समझो अपने से, टॉपिक टॉपिक से आप रिलेट हो सको। चलो, चलो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, मतलब आप अपने आप को उससे रिलेट कर पाओ कि हाँ भाई ये आम जिंदगी, ऐसा ना हो कि अपन जैसे अजीब सा नाम देते हैं, अब हमारे एनसीईआरटी में अजीब अजीब से नाम होते हैं तो हमको लगता है ये तो किसी और के लिए था, हम क्यों पढ़े, ऐसा फील होता है हम क्यों पढ़े उसको। अब खुद का नाम आएगा तो पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t, with respect to t, we get what, let's see, so 6y का 6 तो कांस्टेंट है, 6 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3x² और x का dx बाय डी टी, और 2 तो कांस्टेंट है 0। तो मैं सबको 3 से काट दूं क्या, तो 3 से काट दूं क्या, 6 को उधर भेज देता है, कैसे भी कर लो, है ना, 6 को उधर भेज देते हैं। सो इट इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा, यानी x² बाई 2 हो जाएगा, x² बाई 2 टाइम्स dx बाई डी टी, यस और नो। तो ये dy बाई डी टी और dx बाई डी टी का एक रिलेशन मिल गया, और दूसरा रिलेशन उसने खुद ने दे रखा है। उन दोनों रिलेशन से दोनों सॉल्व हो जाएंगे, dy बाई डी टी भी सॉल्व हो जाएगा, dx बाई डी टी भी सॉल्व हो जाएगा। फिर क्या करूंगा, फिर dy बाई डी टी और dx बाई डी टी, हाँ मुझे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब वो जो पॉइंट्स हैं जो मुझे फाइंड आउट करने हैं, उन पॉइंट्स को हाल फिलहाल में ले लेता हूँ x1 y1, जैसे अपन लेते थे। उन पॉइंट्स को मैं क्या ले लेता हूँ, उस कर्व पे x1 y1, ठीक है। चलो इतना लिख लिया अपन ने। सो
अच्छा, इसको x1 y1 पे निकालते हैं। ये dy बाई डी टी और dx बाई डी टी किस पे निकला हुआ है? x और y पे निकला हुआ है। किस पे निकला हुआ है? देखो दो ऑप्शन है, या तो अपन x1 y1 माने, और दूसरा ऑप्शन ये है कि x1 y1 मत मानो, यहां से जो x और y आ जाए वही पॉइंट्स हैं। एक तो मैं इस x की जगह x1 रखूं और y की जगह y1 रखूं, और वहां से x1 y1 निकालूं, और मैं कुछ भी ना रखूं, तो जो x और y की वैल्यू आएगी वो भी वही तो फाइनल आंसर हो जाएगा। भाई मैं इसको एक तो पुट करूं, x की जगह क्या रखूं? x1 रख दिया, ठीक है। अब कहीं अगर इसमें वाई आ रहा हो तो उसकी जगह मैंने क्या रख दिया? y1। अब वहां से x1 y1 की वैल्यू तो आएगी, तो अभी x की आ जाएगी सीधे ही, पुटअप करने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। तो लेट्स डू वन थिंग, इसको एज इट इज रहने दो। यहाँ से जो x और y की वैल्यू आएगी वही मेरे वो दो पॉइंट्स होंगे, मोस्ट प्रोबेबली दो होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। देखते हैं दो निकलते हैं या एक, एक तो एक से तो ज्यादा ही निकलेगा, दो या तीन निकलेंगे, देखते हैं। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन इट इज गिवन दैट, अब दूसरा रिलेशन भी है। दूसरा रिलेशन जो नीचे हमने पहले पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट is 8 times रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। ये भी गिवन है हमको, डन। दैट इज, इसको मैथमेटिकली लिखूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू कुछ भी नहीं होता है, तो टाइम ही होता है, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो dx बाई डी टी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में दोनों को इक्वेट कर दूं तो देखो एल एच एस सेम आ रहे हैं, डी बाई डी टी, तो आर एच एस को इक्वेट कर सकते हैं अपन। सो फ्रॉम नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो उसका आर एच एस पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स बाई डी टी, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स बाई डी टी, और इसका आर एच एस पार्ट क्या था? 8 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी, राइट। ये लो साहब, डी एक्स बाई डी टी भी, डी एक्स बाई डी टी भी कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर बाई टू की वैल्यू क्या आ गई? 8, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 16, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस और माइनस, पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में चाहिए आपको पॉइंट्स, तो एक्स की वैल्यू 4 आएगी तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, और एक्स की वैल्यू -4 आएगी तो वाई की वैल्यू, वो अपन कर्व की इक्वेशन में पुटअप करके देख लेंगे, क्योंकि वो पॉइंट्स उस कर्व पे ही तो लाया करते हैं, तो उसके कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट भी उसी पॉइंट का हिस्सा है, तो उसके कर्व की लेट से मैंने मान लिया एक्स कोमा वाई पॉइंट मान लिया, तो एक्स की वैल्यू क्या आई? +or -4 कोमा वाई हो गया मेरा पॉइंट। अब ये कर्व पर लाया करेगा तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको मैं उधर पुटअप कर सकता हूँ, तो वहां से वाई कोऑर्डिनेट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में मैंने इक्वेशन रखी थी उसमें अगेन मैं इसको पुटअप कर दूंगा, पुटिंग एक्स इक्वल टू, तो एक्स की दो वैल्यूज है तो वाई की भी दो आएंगी, एक्स इक्वल टू +or -4 इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व वी गेट, so equation of the curve was y 6y equal to x cube plus 2, so implies 6y इक्वल टू x की वैल्यू एक बार 4 ले लेते हैं और एक बार -4 ले लेते हैं, डन। 4 क्यूब यानी 64 प्लस 2 यानी कि 64 प्लस 2, और यहाँ से -64 प्लस 2, सो यहाँ से 66 और वहाँ से -62, तो 6 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा, तो यहाँ से कराएंगे तो 11 और वहाँ से कराएंगे तो -32/3, तो x की वैल्यू -4 रखने से -32/3 और x की वैल्यू +4 रखने से 11, सो द हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, मैच करो आंसर, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व आर required points on the curve 31, तो 31 ही होता है वो, देख लो 62 का आधा हमने गलत किया, एक्स आर एक्स कोमा वाई माना था, तो ये हो जाएगा 4, 11, 4 रखने से 11 आया, एंड -4, -31/3, इन दो पॉइंट्स पे स्पीड जो होगी ये 8 गुना बदल रही होगी, डन, समझ आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सोचो बेटा सोचो, कुछ भी मिसिंग नहीं है, बस कंसंट्रेशन मिसिंग है, ध्यान से सोचो। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट,
ठीक है, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम, ये तो बहुत सरल आ गया, खत्म करो फटाफट पहली फुर्सत में। भाई रेडियस ऑफ एन एयर बबल, जब कुछ भी ना गिवन हो तो बबल बैलून ये सब स्फीयर्स हैं, तो स्फीयर का फॉर्मूला बताओ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यानी कि डी आर बाय डी टी। अब इसके स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, सुबह में किए हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम कैसे बदल रहा है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है। पूछा क्या है, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग, यानी वॉल्यूम की रेट ऑफ चेंज पूछी है, डीवी बाय डी टी। और वो भी कब, जब रेडियस 1 हो, वो भी कब, जब रेडियस 1 हो। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, ये पता लगाना है। तो वॉल्यूम को, वॉल्यूम फंक्शन जो होता है स्फीयर का, उसको एक्सपेंड कर दें, क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम, बोलो। हम्म, सौम्या बोलो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ है विद रेस्पेक्ट टू टी, मैथ तो वही रहेगी, वॉल्यूम ऑफ, अगर स्फीयर कहीं होगा तो। ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो क्वेश्चन के एक पार्ट के अंदर वॉल्यूम का फॉर्मूला रखना है, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला रखना है, ऐसा थोड़ा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। दैट इज dv बाय dt विथ रेस्पेक्ट टू टी, लाइन लिखनी पड़ेगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ है विद रेस्पेक्ट टू टी, वी गेट dv बाय dt, और इधर 4/3 विल रिमेन एज कांस्टेंट, पाई आर क्यूब में से 3 नीचे आएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और डी आर बाई डी टी एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर निकल के आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें, ठीक है। सो इट्स लाइक 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाय डी टी, ये किसकी वैल्यू है, dv बाई डी टी, जो हमको चाहिए, लेकिन हमको dr बाई डी टी की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी ऊपर से। तो इट्स लाइक 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, यानी 1/2। सो ये क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू भी पुटअप करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो डीवी बाई डी टी की वैल्यू है। हमको डीवी बाई डी टी एट आर इक्वल टू 1 चाहिए। तो हम एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बबल व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर इज गिवन बाय, इस, ये पूरी लाइन लिख के, इस गिवन, ये पूरी लाइन लिख देंगे क्वेश्चन में से, इज गिवन बाय dv बाय dt एट r इक्वल टू 1, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई, r की वैल्यू 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 पाई, एंड व्हाट इट इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यानी कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मैच करो। सही है, चलो नेक्स्ट। सो इट वाज एन इजी वन, नेक्स्ट देखते हैं। A balloon which always remains spherical has a variable diameter. Find the rate of change of its. तो वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। देखो क्या कह रहा है कि एक बैलून जो स्फेरिकल रहता है, ठीक है, हमको पता है, नहीं भी कहता तो भी स्फेरिकल ही मानते हैं हम, उसका वेरिएबल डायमीटर, यानी डायमीटर बदल रहा है उसका, तो वेरिएबल डायमीटर, एक तरीके से डायमीटर फिक्स नहीं दे रखा, डायमीटर फंक्शन दे रखा है। भाई फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, एक्स की अलग अलग एक्स, जैसे डायमीटर एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस भी दे सकता था, तो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया उसने, एक्स के अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग डायमीटर मिल रहा है, तो एक्स के अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग डायमीटर मिल रहा है, तो अलग अलग रेडियस भी मिल जाएगा, आधा करते जाएंगे, डायमीटर का आधा करते जाएंगे। तो अगर ये डायमीटर फंक्शन है तो रेडियस फंक्शन क्या हो जाएगा, 3/4, इसका जस्ट आधा, क्योंकि डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो हमको रेडियस फंक्शन मिल गया, डायमीटर फंक्शन भी मिल गया, ठीक है, आगे चलो। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं चाहिए इसको, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हमारे सारा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स चलेगा पूरे क्वेश्चन में, जो हम विथ रेस्पेक्ट टू टी कर रहे थे अभी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स चलाएंगे, समझ आया। ओके, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसके मुकाबले तो कुछ डिफरेंट है ना, क्योंकि डीवी बाई डी टी करते करते बोर हो गए थे, तो अब ये कुछ डिफरेंट है। चलो देखते हैं इसको कैसे हम करेंगे। हमको, मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, अब स्टेप्स सारे सारे नहीं लिखूंगा, क्योंकि 6:15 क्लास भी है। आ जाओ, तो वेरिएबल डायमीटर है, सो डायमीटर फंक्शन गिवन है मुझे, डायमीटर फंक्शन ऑफ एक्स, डायमीटर फंक्शन ऑफ एक्स क्या गिवन है मुझे, 3/2 इंटू 2x+1। तो सबसे पहला काम तो मैं रेडियस फंक्शन निकालूंगा, सो रेडियस फंक्शन ऑफ एक्स निकलेगा, इसका जस्ट आधा, यानी 3/4 इंटू 2x+1, डन। अब उसको तो भूल जाओ, अब जो भी है ना, इट कैन बी रेफर्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, इसको एक एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कह सकता हूं मैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, भाई रेडियस बोले तो आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3/4 टू 2x, ये फंक्शन बन गया एक।
आर रेडियस का आर ले लिया और ये एक्स की फॉर्म में है, इसकी वैल्यू एक्स की फॉर्म में पुटअप करने से, तो आर ऑफ एक्स फंक्शन को अपन ऐसे ही तो डिनोट कराते हैं, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स और डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे वाई है तो फिर अपन कुछ भी यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। सो आर ऑफ एक्स इज ए फंक्शन, हो गया। नेगेटिव तो फिर गलत है, नेगेटिव आ ही नहीं सकती, ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे। आर ऑफ एक्स इक्वल टू 3/4 इंटू 2x+1, यहाँ तक क्लियर है, और इसको एज एन इक्वेशन भी मान। अब अब अपने को क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इस पूरी चीज को मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, डी वी बाय डी एक्स, ये चाहिए। अब dv बाई डी एक्स चाहिए तो वॉल्यूम फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स dv बाई डी एक्स ऑपरेटर कैसे निकल के आएगा, जब वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास गिवन हो और उसको मैं डिफरेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आप ये सोचो dv बाई डी एक्स कब उत्पन्न होगा, जब v इक्वल टू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स गिवन हो और उस फंक्शन को मैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दूं, तभी तो ऑपरेटर v से बन के dv बाई डी एक्स बनेगा। तो मुझे v एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बनाना पड़ेगा, यही टास्क हो गया मेरा। बोलो बोलो क्या डाउट्स है। देखो वॉल्यूम, मुझे एक चीज बताओ, अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है आर ऑफ एक्स इक्वल टू 3/4 इंटू 2x+1, इसको अगर मैं बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा बताओ मुझे। नहीं इधर एलएचएस में भी तो बताओ, बोथ साइड्स कह रहा हूँ, डी आर बाई डी एक्स आएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे, आपको क्या चाहिए, हमको डी बाई डी एक्स चाहिए, यहाँ से मिलता है डी आर बाई डी एक्स, तो कुछ सोचो, आर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है तो वहां से डी आर बाई डी एक्स मिलता है, तो वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाए तो वहां से डी बाई डी एक्स मिल जाएगा। अपने को डीवी बाई डी एक्स चाहिए, अभी क्या मिल रहा है, डी आर बाई डी एक्स कैसे मिल रहा है, जब आर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, तो डीवी बाई डी एक्स कैसे मिलेगा, जब वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स होगा, होगा, समझ आई। तो जैसे आर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है वैसे मैं वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बनाने की कोशिश करूंगा वॉल्यूम के फॉर्मूला से, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के फॉर्मूला से बनाओ, ठीक है। सो नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वी लिख देता हूं उसको 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मैं आर की वैल्यू ये डाल दूं तो पूरी एक्स में बन जाएगी ये चीज, और वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा, उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा ये मिल जाएगा। डी आर बाई डी एक्स की, हाँ डी आर बाई डी एक्स भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब मैं इसको आर की वैल्यू इसमें डालूंगा, अगर मैं आर की वैल्यू इसमें डालूंगा तो वैसे ही एक्स में चला जाएगा, तो फिर मुझे डी आर बाई डी एक्स करने की जरूरत पड़ेगी क्या, लेट्स सी एक बार विथआउट उसके करके देखते हैं क्या आता है आंसर। वी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, तो मैं आर की वैल्यू इसमें क्या डाल सकता हूँ, एक मिनट रुको, हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस ये हमने जो इक्वेशन लिखी है पहले तो इसको डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग, हम आर की वैल्यू डायरेक्ट इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि आर एज ए फंक्शन है, अगर डायरेक्ट गिवन होता ना आर इक्वल टू 3 4 5 या आर इक्वल टू कुछ भी डायरेक्ट गिवन होता तो मैं डायरेक्ट वॉल्यूम में आर की वैल्यू डाल देते, लेकिन फंक्शन है इसलिए नहीं डाल सकते, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, सो डी आर बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ से, डी आर बाई डी एक्स, वहां पे 3/4 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2x का 2 और +1 का 0, दैट मीन्स 2 से ये 2 भी कट गया तो यानी कि 3/2। तो अब इसको संभाल के रख लो, डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 3/2, जैसे इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे दो, कोई से भी चीज काम आ जाएगी अभी, ठीक है। अब आप वॉल्यूम फंक्शन लिखो और उसको डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। सो अब जब मुझे ये चीज चाहिए तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, वी नो दैट वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो बताओ जैसे मैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगा तो v बिकम्स dv बाई डी एक्स, जो चाहिए मुझे, इधर आ जाओ 4/3 एज इट इज, पाई आर क्यूब इज 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर भी विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे डी आर बाई डी एक्स, और डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 से कॉपी करूँ, डन, ठीक है।
तो 3 से 3 काटो, नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, 4 पाई r² इंटू डी आर बाई डी एक्स कितना आ रहा है 3/2। इसको आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। आपने ये वैल्यू पुटअप करी, अभी तो रुको, अभी तो आर की वैल्यू, अभी तो आर की वैल्यू है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इट इज लाइक 2, तो 2 3 जा 6 पाई। अब देखो ये जो मुझे डीवी बाई डी एक्स मिला है ना, ये आर की फॉर्म में मिला है, जबकि मुझे मिलना चाहिए एक्स की फॉर्म में, क्योंकि उसने क्या कहा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अब आपको इस आर को एक्स में चेंज करना है, कैसे, ये रहा ना आर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये आर की वैल्यू एक्स की फॉर्म में ही तो है, इस आर की वैल्यू एक्स की फॉर्म को इधर पुटअप कर देंगे तो हर चीज एक्स में चली जाएगी। तो हम क्या कर रहे थे, पहले पुटअप कर रहे थे ना, वो गलत कर रहे थे, डिफरेंशिएट करने के बाद पुटअप होगा, ना कि पहले पहले कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर में सीखा भी है कि आपको डेरिवेटिव एट ए पॉइंट निकालना है तो पहले डिफरेंशिएशन करके फिर पॉइंट वैल्यू पुटअप करनी, ना कि पहले पॉइंट की वैल्यू पुटअप करके फिर डिफरेंशिएट, नहीं तो ऐसे तो सारे ही जीरो बन जाएंगे फिर, है ना। तो हम कर रहे थे पर अनुष्का ने बचा लिया, हम पहले उस ओर जा रहे थे, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, ये फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटअप करी, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटअप करो, 6 पाई आर की वैल्यू क्या है 3/4 इंटू 2x+1, और उस 3/4 आर का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा इसका भी स्क्वायर। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 आई, तो इक्वेशन 2 भी काम आई, इक्वेशन 1 भी काम आई, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2x+1 का होल स्क्वायर शायद तक सॉल्व नहीं किया जितना मुझे याद आ रहा है, तो आप 3/4 का स्क्वायर सॉल्व कर लो, 6 पाई इंटू 3/4 का स्क्वायर 9/16 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। काटो 3 से 8 से, बस 9 3 27/8 2x+1 होल स्क्वायर। चेक, समझ आया। हाँ, अगर उसको विथ रेस्पेक्ट टू आर चाहिए होता, पहली बात तो अगर विथ रेस्पेक्ट टू आर चाहिए होता तो आंसर 4 पाई r² आके खत्म हो चुका होता, ठीक है ना। फिर मैं डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू भी पुटअप करता है ना, फिर तो बस वी को विद रेस्पेक्ट टू आर ही डिफरेंशिएट कर देता तो सरल सा क्वेश्चन हो जाता, होता MCQ टाइप का क्वेश्चन होता, ठीक है। आपको विद रेस्पेक्ट टू जो चाहिए, आपको उसी की फॉर्म में उसको फंक्शन बनाना है, तो आपको डीवी बाई डी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बनाना, एज ए फंक्शन ऑफ आर नहीं बना। तो आपका एज ए फंक्शन ऑफ आर बन रहा था, वहां से आपको वैल्यू पुटअप करना, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके डिलीट करते हैं इसको। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm³ पर सेकेंड। देखो किसी पाइप में से सैंड, समझते हो ना, मिट्टी बूढ़ा, जैसे हमारे पहाड़ के पीछे वैसी सैंड, ठीक है ना, वो पाइप में से गिर रही है, पाइप है होलो पाइप, उसमें से सैंड गिर रही है, इस तरीके से गिर रही है कि जो फॉलिंग सैंड है ना वो कोन बना रही है, कॉनिकल हीप बना रही है। कॉनिकल हीप समझते हो, टीला, मिट्टी का टीला ऐसा बनता जा रहा है उस पर, है ना। इस तरीके से कुछ मशीन से वो गिरा रहे हैं, कुछ मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मशीन फैक्ट्रीज में से होता है, एक फिक्स मैकेनिज्म उसमें सेट कर देते हैं, उसमें गिरती जाती है, कुछ ना कुछ बनता जाता है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो वो इस तरीके से कॉनिकल हीप बन रहा है ग्राउंड पे, ताकि जो वो कॉनिकल हीप की हाइट है वो हमेशा 1/6 होती है रेडियस के, वो ऑटोमेटिक उसका फैलाव ही इतना है, उसके जो पाइप में से जो सैंड निकल रही है वो उसी स्पीड से निकल रही है, उसके उसका जो छेद है वो उतना ही है कि वो वैसा ही कोन बनाती है, फैलाव उसका वैसा ही होता है, या कुछ विंड विंड भी चल रही होगी जो भी है, कि हमेशा हाइट ऑफ द कोन जो है रेडियस का 1/6 होती है, रेडियस का 1/6, यानी कि रेडियस ज्यादा है और हाइट उसकी 1/6 गुना है। मान लो रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो हाइट 1 सेंटीमीटर ही है, मतलब ऐसे फैला हुआ हीप का कोन का टीला बन रहा है वो, ठीक है, कॉनिकल हीप बन रहा है, ठीक है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे मैं सैंड गिरा रहा हूँ तो कॉनिकल हीप बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ रहा होगा, हाइट भी बढ़ रही होगी, लेकिन उसको क्या चाहिए, हाइट के चेंज होने की रेट चाहिए, उसको क्या चाहिए, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट चाहिए उसको विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जब हाइट 4 सेंटीमीटर, एक पर्टिकुलर पॉइंट देता है ना, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या दे दिया उसने, h=4। समझ गए। अच्छा जी, आपको पता है ये क्या चीज है, 12 cm³ पर सेकेंड, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, क्योंकि सैंड गिर रही है तो वॉल्यूम ही तो बढ़ रहा है, सैंड क्या होगी, वॉल्यूम ही तो होगा, उसके अंदर का माल ही तो होगा, तो उसी से तो वो बन रहा है, मटेरियल जो भी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने का जो मटेरियल होता है, उस मटेरियल को वॉल्यूम ही तो कहते हैं उसका, तो उससे वो बन रहा है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट पूछी है, उल्टा क्वेश्चन है भाई, सीधा क्वेश्चन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट दे दे के रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछता, अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम देकर रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट पूछी, समझ गए सारी बात। तो दिखने में ही बस ये भयानक है, बाकी क्वेश्चन ये पिछले वाले से भी सरल है, समझे। देखो आपको गिवन है dv/dt, राइट,
12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और आपसे पूछा है क्या, डी एच बाई डी टी, डी एच बाई डी टी, डी एच बाय डी टी एट एच इक्वल टू 4, ये आपसे पूछा है, ये आपको पता करना है। साथ में एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि हाइट जो है हमेशा 1/6 होती है रेडियस के, ये गिवन है, ये भी गिवन है, और वो पूछे। समझ गया ये सवाल। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सीधे ही पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्या है, कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन बताओ अनुष्का। वॉल्यूम ऑफ कौन, नहीं बताओगे, वॉल्यूम ऑफ कौन बताओ। 2/3, फिर हाइट कहाँ गई, तो फिर रेडियस कहाँ गया। अरे बच्चों इधर आओ, रेनू दीदी। सर क्यों बुला रहे हो उनको? आप भी बता दो 2/3 सर तो क्यों बुला रहे हो? वो बता देंगे 100%। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्यों याद नहीं है भाई, आपने हेमिस्फीयर का बनाया बताया 2/3, 4/3 पाई आर क्यूब पूरे स्फीयर का, और उसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फीयर का, आधा कटोरा जो होता है। और हम बात कर रहे हैं कोन की, कोन का क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर है, जिसका 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करें बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टी। बट एक प्रॉब्लम है, देखो अब तक ऐसे फंक्शंस मिल रहे थे जो एक ही वेरिएबल से चल रहे थे, जैसे वॉल्यूम या तो रेडियस की फॉर्म में आ रही थी, है ना। लेकिन अब की बार जैसे अपन अभी किसका वॉल्यूम निकाल के आए, जैसे हेमिस्फीयर स्फीयर इनका निकाल के आए, जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था, तो एक ही तो वेरिएबल था, यहाँ पे दो दो हैं, तो दोनों में से किसी एक को हटाना पड़ेगा, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू तो एक ही चेंज करोगे ना, दो के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट या तो विथ रेस्पेक्ट टू आर करोगे, या डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एच करोगे, दोनों के रेस्पेक्ट में कैसे करोगे, प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करेंगे, आर और एच में से एक एलिमिनेट करेंगे यूजिंग दिस रिलेशन, एच इक्वल टू 1/6 आर, और यहां से दूसरा रिलेशन क्या बन सकता है कि आर इक्वल टू 6h। अब हम आर में लेके जाएं सबको या एच में लेके जाएं, सोचो ज्यादा फायदा किस में, कि सबको एच में, क्योंकि हमसे पूछा है डीएच बाई डी टी है, पूछा है डीएच बाई डी टी है, तो पूरे फंक्शन को हम एच में लेके जाएंगे। ओके, सो इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, दैट इज वी इक्वल टू 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है 6h का होल स्क्वायर इंटू 1 मोर h। तो इसको अगर मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर दी, तो उसको मैं वहां पे लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। डन, सो इट इज लाइक 36 डिवाइडेड बाई 3 इज 12, 12 पाई एच क्यूब। तो मेरा इस सवाल के लिए वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला बन चुका है 12 पाई एच क्यूब, वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ हाइट बन चुका है, वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ हाइट। वैसे वॉल्यूम हमेशा रेडियस एंड हाइट दोनों का फंक्शन होता है, लेकिन ये वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ हाइट बन, केवल इस क्वेश्चन के लिए, हमेशा के लिए। चलें आगे, ओके नाउ अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। कौन सी क्लास के बच्चे में बताया वो, और उनको भी पता होगा। वी गेट, सो वी को क्या लिख सकता हूं मैं, डीवी डी टी, 12 पाई तो कांस्टेंट, एच क्यूब का क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर, और h विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा डी एच बाई डी टी। अब देखो डीवी बाई डी टी और डी एच बाई डी टी दोनों का रिलेशन मिल गया। अब ये दी गिवन हो तो ये निकल जाएगा, और वो गिवन हो तो ये निकल जाएगा। क्या गिवन है साहब, डीवी बाई डी टी गिवन है, डी एच बाई डी टी निकालना है, वेरी इजी। तो इसकी वैल्यू पुटअप कर दो जो भी गिवन है, डीवी बाई डी टी की वैल्यू है 12 पाई, 12 लिख देता हूँ, इक्वल टू इधर है 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। तो 12 से 12 कटा, 12 से 12 कटा, तो इधर क्या बचा 1 या 0, 1 बचेगा। ठीक है,
तो डी एच बाई डी टी क्या आ गया यहाँ से, इम्प्लाइज डी एच बाय डी टी इक्वल टू, डिवाइड हो जाएगा 1/3 पाई h स्क्वायर, 1/3 पाई h स्क्वायर। पर मेरा मन इससे भी नहीं भरा, मुझे तो डी एच बाई डी टी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए। सो लास्ट वाली लाइन कॉपी पेस्ट करूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ द सेंट कोन व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर इज गिवन बाय, इज गिवन बाय डी एच बाय डी टी एट h इक्वल टू 4। इसकी वैल्यू पुटअप करो, 1/3 पाई, h की वैल्यू 4 यानी 4 का स्क्वायर, 16 3 जा 48, 1/48 पाई, और ये हाइट है, हाइट यानी कि सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ क्लास 9th है, अभी 5 मिनट बैठाओ, 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुको। हाँ देखो, 15th एंड 16th दोनों सिमिलर नेचर के हैं। इसमें किसी फैक्ट्री की टोटल कॉस्ट को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बताया गया है, इसमें किसी फैक्ट्री की टोटल रेवेन्यू को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बताया गया है। उधर कॉस्ट है, इधर रेवेन्यू है, दोनों एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है। एक्स क्या है वहां पे, एक्स कितने प्रोडक्शन यूनिट्स हो रहे हैं भाई, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एक्स की वैल्यू 10 है, 20 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एक्स की वैल्यू 20 है। और वो भी फिर आना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसमें एक्स की वैल्यू 17 पे निकालना है, इसमें एक्स की वैल्यू 7 पे निकालना है। ठीक है, कोस्ट सबको आप पता होगा, रेवेन्यू आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से है नहीं, बट रेवेन्यू आपको पता होना चाहिए। पता है रेवेन्यू क्या होता है? क्या, क्या एक रेवेन्यू मतलब जो किसी चीज की प्राइस है हम्म तो अपन ने देखी प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू है, अरे मतलब प्रॉफिट और रेवेन्यू एक ही है क्या? आपकी एक दुकान है, सपोज करो आपकी कपड़े की दुकान है, अब आपने सुबह से शाम तक कितनी भी सेल करी, तो गल्ले में अभी आपके कितने पैसे हैं, वो सारा पैसा रेवेन्यू, सेल्स प्रोसीड्स, सेल करके जो पैसा मिले वो होता है रेवेन्यू। आपने बोला टोटल प्रॉफिट, जो पैसा मिलता है सारा प्रॉफिट थोड़ी ना होता है, उसमें लागत भी तो लगी हुई है। देखो जैसे मैंने एक साड़ी बेची 1,000 रुपए की, तो 1,000 रुपये रेवेन्यू है लेकिन प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट क्या होगा, मेरे आई कितने की थी, 700 की, तो मेरा 300 प्रॉफिट है। जब हम लोग बच्चे, यानी मैं मेरी बात बता रहा हूँ, आपको बतानी है, आप तो अभी बच्चे हो वैसे। जब हम लोग जैसे छोटे थे तो पापा कई बार दुकान पे या जैसे जो भी किसी का काम है, किसी की कपड़े की दुकान पे बिठा के कई बार लेके चलते हैं ना छोटे बच्चों को, चलते को दुकान घुमाए आता हूँ, तो वहां पे गले में जैसे बिठा देते थे छोटे बच्चों को, बैठ जा तू तो सीट पे, तो वहां पे हमको ऐसा लगता था कि जो पैसा आ रहा है सारा प्रॉफिट है, लगता था ना, ऐसा ऐसा फील होता था कि जो भी कस्टमर्स पैसे देके जा रहे हैं, पापा जी गले में रखते जा रहे हैं, ये सारा प्रॉफिट है आज का। घर आके मम्मी को बताते हैं, मम्मी पापा तो बहुत कमाते हैं, आपको तो कम देते हैं। और अपने को क्या पता कि उसमें से खर्चा भी है। तो वही वाली हालत है अभी भी कि रेवेन्यू को प्रॉफिट समझते हैं बट ऐसा नहीं है, रेवेन्यू अलग है, प्रॉफिट अलग है। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स प्रोसीड, सेल्स करने के बाद प्रोसीड्स क्या मिले। ठीक है, ओके। अब आ जाओ, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू। जैसे मैंने 3 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो मान लो कॉस्ट है 10 रुपए पर यूनिट, और जैसे मैंने 3 से 1 यूनिट बढ़ाया तो अब मेरी कॉस्ट कितनी बढ़ी, उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिन कितना बढ़ गया, तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट। तो वेरी इजी, हमारा हमको कॉस्ट फंक्शन गिवन है, क्या गिवन है इधर, कॉस्ट फंक्शन एज ए कॉस्ट फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, वेयर x is the where x is the number of units produced, x is the number of units produced। तो ये की यही लाइन लिख दूंगा मैं, here cost function is given as, cost function of x is given as where x is the number of units, ये फंक्शन हमको given है। differentiating both sides with respect to x we get dc by dx, dc by dx करो 0.007, पेन उठा लो, 3x² माइनस 0.003, एक्स स्क्वायर का 2x, 15x का 15, करो मल्टीप्लाई। सो 7 या 20 में से ज्यादा 021x² माइनस ये 2 गुना कर दो तो 0.006x प्लस 15। ओके, अब ये डीसी बाई डी एक्स है, लेकिन मेरा बन नहीं बना इससे, मुझे चाहिए कि जब जब आपने 17 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन आपका 17 यूनिट्स का है, एक्स की वैल्यू 17 है, तब बताओ मार्जिनल कॉस्ट। मैं क्वेश्चन में से लिख दूंगा, सो मार्जिनल कॉस्ट when 17 units are produced, marginal cost when 17 units are produced is given by dc by dx at x equal to 17। तो x की वैल्यू 17 डाल दो उसमें,
0.0021 21 इंटू 17 का स्क्वायर होता है 289। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस 0.006 इंटू 17 करना है, एंड देन फिर प्लस 15 करना है। तो करो मल्टीप्लाई, 21 से करो। 0.102 तो ये आ गया, प्लस 15, ये बताओ। 069, चलो 066 में 15 जोड़े तो 21.069 माइनस 0.102। तो 9 में से 2 गई 7, 6 में से 0 गई 6, 10 में से गई 9, और 20 चेक करो। रुपीस, रुपीस 20.967। सही है, ठीक है। बस आपको ये पता हो कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब डीसी बाई डी एक्स, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब डी आर बाई डी एक्स। ठीक है, उसमें एक्स की वैल्यू अब ये 16 तो एज इट इज चेंजेस करके कर लोगे होमवर्क। 17 18 में क्या ही होगा, सारे तो अच्छे अच्छे कर दिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस बताना है जब आर की वैल्यू 6 हो। तो एरिया का फंक्शन बोलो क्या होता है, एज ए फंक्शन ऑफ आर, पाई आर स्क्वायर। सो डी ए बाय डी आर हो जाएगा क्या, 2 पाई आर, और फिर डी ए बाई डी आर एट आर इक्वल टू 6, यानी कि 2 पाई इंटू 6 गिव्स मी 12 पाई, वो क्या रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन देखो, 18th कौन सा है, आंसर मैच हो गया बी वाला। ओके, ये मैच करो। द टोटल रेवेन्यू, अगेन वही रेवेन्यू, सेम ही है क्या, कर लेना, जाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चेंज डेरिवेटिव वाला। प्रोबेबिलिटी का कल अपन क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का एनालिसिस करेंगे पहले मॉर्निंग वाली क्लास में, उसका चैप्टर खत्म करेंगे, और फिर उसके बाद फिर ये तो एक मतलब 1/3 तो कर लिया, 1/3 तो नहीं कह सकते क्योंकि वो अगले वाली एक्सरसाइजेस बड़ी बड़ी हैं, ये छोटी सी थी। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, मैक्सिमम मिनिमा थोड़ा सा भारी टॉपिक है ना। सो उसके, हाँ कल नहीं, कल नहीं शाम को, क्योंकि कल शाम को क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल प्री बोर्ड्स हैं 10th का, मतलब मैथ्स का। आज साइंस का था, कल मैथ्स का है, तो कल मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा। 3 घंटे का पेपर है उनका, परसों से। ठीक है, कल तो केवल प्रोबेबिलिटी का एनालिसिस करेंगे मॉर्निंग में। आपने दे लिया, आप दे लो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।